आखिर क्यों आगे आने वाले कुछ ही समय में ऑलमोस्ट हर एक भारतीय स्मार्टफोन के कैमरा के ऊपर आपको कुछ इस तरीके की अजीब सी डिवाइस देखने को क्यों मिलेगी और एलियन से जुड़ा हुआ एक ऐसा सच जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। साथ ही साथ पिछली वीडियो पर हमारे एक भाई ने मुझसे यह पूछा था कि आखिर इंडिया में इस तरीके के लॉन्ग नोज ट्रक आने अचानक से ही बंद हो क्यों गए हैं। तो गाइज आज की वीडियो होने वाली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। गाइज नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो हमसे ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बस उस प्रॉब्लम को आप पेपर के ऊपर लिख दीजिए और वो प्रॉब्लम पूरे ही तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब ये लोग इस चीज को बोलते हैं और अगर आप इनकी वीडियोस के कमेंट सेक्शन को खोलकर देखेंगे तो लोग ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो भी करते हैं बिना इनसे ये पूछे कि भाई इसके पीछे की आखिर साइंस है क्या। बट गाइस चलिए वो नहीं तो मैं ही सही, लेकिन आज इस चीज के पीछे की साइंस मैं आपको बताकर ही रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये बात मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूं कि ये बात आपकी किसी मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी बड़े इंसान की कही सुनी नहीं बल्कि साइंस का एक ऑफिशियल लॉ है जिसको कि किडलिन लॉ के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बस एक पेन लीजिए और पेपर पर उस प्रॉब्लम को लिख लीजिए एंड गेस व्हाट, आपने 50% प्रॉब्लम उसी वक्त ही सॉल्व कर ली है। अब आखिर ये चीज काम कैसे करती है चलिए वो समझते हैं। एक्चुअली गाइज ये पूरा ही प्रोसेस 3 स्टेप में काम करता है। नंबर फर्स्ट, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। गाइज नॉर्मली जब भी हम हमारी प्रॉब्लम को पेपर के ऊपर लिखते हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो पूरे ही तरीके से अलाइन हो जाता है और वो बेहतर तरीके से सॉल्यूशन को ढूंढने में हमारी मदद करता है। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर आप अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है, मतलब उसका बेसिक मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो एक प्रॉब्लम के साथ साथ 10 और प्रॉब्लम को आपको एक ही बार में थॉट के जरिए प्रोसेस करवाएगा। अब इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम मान के चलिए पॉइंट ए है, लेकिन क्योंकि दिमाग ने ऑलरेडी ए से लेकर जेड तक की सारी प्रॉब्लम हमारे सामने रख दी हैं तो कभी कभी हम जो हमारी कोर प्रॉब्लम होती है उसको छोड़कर किसी और प्रॉब्लम पर फोकस करने लगते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व ही नहीं कर पाते। नंबर सेकंड, इमोशनल रिलीज। एक्चुअली गाइस बहुत सी मेडिकल रिसर्चेस इस बात को पूरे तरीके से प्रूव कर चुकी हैं कि जब भी आप पेपर के ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो आप एक तरीके से अपने इमोशन को उसके ऊपर रिलीज कर रहे होते हैं। बेसिकली जब भी आप दिल से कुछ भी लिख रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ इस तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो पूरे तरीके से रिलैक्स हो जाता है। और ये बात पूरी तरीके से क्लियर है भाई कि अगर किसी भी इंसान का ब्रेन रिलैक्स होगा तो वो ज्यादा जल्दी और बेहतरीन रिजल्ट उस चीज के प्रोवाइड करेगा और इसलिए भी ये कहा जाता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उसे पेपर पर लिखिए। नंबर 3, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली गाइस लिखा हुआ मटेरियल हमारी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है जिसकी वजह से हमें एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है। अब इसे भी मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। मान के चलिए आपके पास एक पेट्रोल का व्हीकल है जिसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब उस केस में अगर आपको व्हीकल को दोबारा चलाना है और आप पेट्रोल की जगह पानी डाल रहे हैं तो क्या वो व्हीकल चलेगा? नहीं, क्योंकि उसका इंजन का जो मैकेनिज्म है वो पेट्रोल बेस्ड है, पानी बेस्ड नहीं। और गाइज यही चीज होती है हमारे दिमाग के साथ। एक्चुअली में इवोल्यूशन के समय से लेकर आज तक हमारा ब्रेन जो डेवलप हुआ है वो इसी प्रोसेस में डेवलप हुआ है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ सोचकर ही नहीं फेस कर सकता है और ना ही सॉल्व कर सकता। और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए साइंटिस्ट भी इस बात को क्लियरली कहते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसे पेपर के ऊपर लिखिए और बिंगो, आप उस प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। तो फाइनली अब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस को भी जानते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई इंसान ऐसा ज्ञान देता हुआ नजर आए तो एक बार उससे इसके पीछे की साइंस जरूर पूछेगा। आई एम डैम श्योर 99% लोगों को यह बात पता तक नहीं होगी। गाइस जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत को करना शुरू किया था तो हमने हमारे देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए बहुत से फेमस आंदोलन या फिर मिशंस को कंडक्ट किया था, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन, दांडी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब गाइज नॉर्मली ये सारे वो मिशंस थे जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए और इसके लिए आज की डेट में बुक्स के अंदर हमें ये पढ़ाया भी जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब के बीच में एक और हमारा मिशन था जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी बुक के अंदर उसका जिक्र तक नहीं किया जाता और वो था साल 1857 का मथुरा रोटी बनाओ मिशन। बेसिकली गाइस इस मिशन में कुछ ऐसा होता था कि एक इंसान के घर में 2 रोटियां बनाई जाती थी जिसके बाद वो उन 2 रोटियों को पड़ोस वाले घर में दे दिया करते थे, जिसके बाद जैसे ही वो रोटियां पड़ोस के घर में मिलती थी वो इंसान 2 और रोटी बनाता था और अब इन 4 रोटियों को अपने और पड़ोस में दे दिया करते थे। अब गाइस इससे हुआ कुछ ऐसा कि एक टाइम
टाइम के बाद पूरे ही मोहल्ले से 50, 60 या फिर 70 रोटियां आसानी से एक्स्ट्रा बेसिस पर बन जाया करती थी, जो जैसे ही कलेक्ट होती थी उसको एक जगह पर रखा जाता था और पूरा ही मोहल्ला या फिर सोसाइटी आसानी से उसको खा लिया करते थे। अब गाइस धीरे धीरे ये जो चीज थी ना वो काफी ज्यादा वायरल होने लगी और मथुरा से बाहर आकर अलग अलग सिटीज और ऑलमोस्ट इंडिया की हर एक सिटी के अंदर यही पैटर्न फॉलो किया जाने लगा। हाँ, मुझे पता है कि अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि भाई इससे हो क्या रहा था। एक्चुअली गाइज अभी आपके दिमाग में जो क्यूरोसिटी आई थी ना वही ब्रिटिशर्स के दिमाग में आई और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सेना, अपने बड़े बड़े जो दिमाग वाले इंसान थे उनको इसी चीज के ऊपर लगा दिया कि भाई एक्चुअली में ये इंडियंस कर क्या रहे हैं। ये रोटियां बनाते हैं, फिर रोटियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको खा जाते हैं। क्या इन रोटियों में किसी भी तरीके के कोई सीक्रेट कोड है या फिर कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है? और इसलिए उस टाइम पर जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी पूरा ही टाइम और पूरी ही एनर्जी इस चीज के ऊपर वेस्ट कर दी और बेसिकली सिर्फ इसी चीज की वजह से हमारे जो फ्रीडम फाइटर होते थे वो आसानी से बाहर घूमकर खुले में मीटिंग्स किया करते थे और अपनी रणनीतियों को आसानी से बना लिया करते थे। अब गाइस क्योंकि ये चीज बहुत बड़े स्केल पर फेमस होने लगी तो एक टाइम के बाद अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि भाई हिंदुस्तानियों ने उनका गंदा वाला काटा है और फिर उन्होंने इस चीज के ऊपर ध्यान देना बंद किया। बट टेक्निकल बेसिस पर यह मिशन इतिहास का एक ऐसा मिशन था जो अगर नहीं किया जाता तो जो बड़ी बड़ी रणनीतियां बनी हैं हमारी वो शायद इतनी आसानी से और इतनी स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाती। बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी बुक के अंदर इस मिशन का जिक्र तक नहीं किया जाता, जो वास्तव में काफी ज्यादा सैड बात है। गाइस हम सभी को पता है कि हम इंसान जो अब अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं तो उसमें 100 से 150 मिली सेकेंड्स का समय लगता है और हमें ऐसा लगता होगा कि भाई इतने मतलब एक पलक झपकाने जितने कम समय में हम क्या ही मिस कर देते होंगे। तो चलिए आज मैं आपको यह बताता हूं कि जब आप सिर्फ एक बार अपनी पलक झपकाते हैं तो यूनिवर्स में आप क्या क्या मिस करते हैं। एक्चुअली गाइस इतने टाइम पीरियड में यूनिवर्स में लगभग 15,000 नए स्टार्स बन जाते हैं और 300 स्टार्स एक्सप्लोड होकर खत्म हो जाते हैं। लगभग 1 करोड़ 15 लाख छोटे प्लैनेट्स बन जाते हैं और लगभग उनके ही आधे प्लैनेट्स इतने ही टाइम में खत्म हो जाते हैं। सन लगभग 17 करोड़ 50 लाख टन हाइड्रोजन को बर्न कर देता है और अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो अमाउंट दिख रहा है उतनी जूल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। लगभग 30 नए ब्लैक होल्स बन जाते हैं और उनमें से ही 5 लगभग पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं और ये सब होता है सिर्फ एक आंख झपकने जितने टाइम में। एंड रियली गाइस जब इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च किया और इस चीज को जब मैंने फील किया ऑनेस्टली मेरे गूज बम्स आ गए थे। मतलब इतने समय में यार इतना सब कुछ हो गया यूनिवर्स में, दैट इज रियली अमेजिंग। गाइस अगर मैं आपसे अभी ये पूछूं कि आज से 2 साल पहले 16 अक्टूबर की दोपहर 2:25 पर आप क्या कर रहे थे तो आई एम डैम श्योर आप नहीं बता पाएंगे। आप छोड़ो यार, कोई भी नहीं बता पाएगा, नॉर्मली ह्यूमंस नहीं बता सकते। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस दुनिया में 25 ऐसे लोग हैं जो ये काम बखूबी कर सकते हैं। एक्चुअली गाइस अभी तक हमें इस पूरी दुनिया में 25 ऐसे लोग मिल चुके हैं जो कि हाइपरथेमेसिया से ग्रसित है। बेसिकली इनको अपनी लाइफ के हर दिन, हर पल और हर सेकंड में क्या हुआ था ये सारी ही चीजें मरते दम तक याद रहती हैं। मतलब पॉइंट इज दिस कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं। एक्चुअली गाइस सबसे पहले तो इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप जो भी देखते हैं, जो भी फील करते हैं वो एक टाइम के बाद आपके दिमाग से डिलीट हो जाता है, क्योंकि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो मरते दम तक आपके दिमाग में मौजूद है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि उस चीज को हम एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन गाइस इस बीमारी से ग्रसित जो ये इंसान होते हैं इनका जो एमिगडाला या फिर हिप्पोकैम्पस होता है, यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जो कि याददाश्त और इमोशन को जोड़ के रखता है, कुछ रिसर्च में यह पाया जाता है कि वो हिस्सा इन लोगों का काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शन नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में ज्यादा बन जाते हैं। अब इस चीज को भी बिल्कुल जमीनी लेवल पर जाकर मैं आपको इजी वे में समझाता हूं। मान के चलिए हर एक दिन की एक हार्ड ड्राइव आपकी जो है आपका दिमाग बनाता है और उसको एक शेल्फ के अंदर रख देता है। अब एग्जांपल के लिए 10 दिन जाते हैं और 10 हार्ड ड्राइव उस शेल्फ के अंदर रह जाती है, तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो उन 10 हार्ड ड्राइव से कनेक्ट रहेगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो हार्ड ड्राइव्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तो शुरुआत की जो हार्ड ड्राइव्स होती थी ना उससे दिमाग कनेक्शन को निकाल लेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप ही ऐसा होता है कि भाई उसे आज की स्थिति को याद रखना होता है। आज से 10 दिन पहले, 1 साल पहले क्या हुआ ये आज उसके सर्वाइवल के लिए मैटर नहीं करता। हमारे दिमाग के लिए ये मैटर करता है कि पिछले 10 दिन में, पिछले 10 घंटों में हमारे साथ क्या हुआ हो। और इसीलिए अपनी एनर्जी को बचाने के लिए हमारा ब्रेन पिछली जो हमारी याददाश्त होती है उससे न्यूरल कनेक्शन को
डिस्ट्रॉय कर लेता है। लेकिन गाइस वही बात अगर इन तरीके की बीमारी वाले लोगों की जाए तो इनका न्यूरल कनेक्शन कभी भी नहीं टूटता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए 2 साल तो छोड़िए 20 साल पहले भी अगर इन लोगों के साथ कुछ भी छोटी मोटी चीजें हुई होती हैं वो भी इन्हें बखूबी याद रहती हैं। अब ये चीज बहुत से लोगों को फैसिनेटिंग लग रही होगी और उन्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो मतलब एक सुपर ह्यूमन जैसे लोग हैं, बट टेक्निकल बेसिस पर गाइस इनसे अनलकी इंसान कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसी चीजें होती हैं जिसे हमें भुलाकर ही लाइफ में आगे बढ़ना होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते हैं, बट इस बीमारी के चलते हुए ये बेचारे लोग कभी भी ना ही अपनी बुरी यादों को भूल पाएंगे और ना ही उन लोगों को कभी भूल पाएंगे जिन्हें टेक्निकल बेसिस पर इन्हें भूलना चाहिए था। तो अब ये बीमारी श्राप है या फिर सुपर पावर, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे, बट हाँ टेक्निकल बेसिस पर ये बीमारी काफी ज्यादा अजीब होती है। गाइस अभी मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त चीज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपने दिमाग को फुल पावर पर यूज कर पाएंगे, और ये बात ऐसी कहीं सुनी नहीं है बल्कि इसका साइंटिफिक प्रूफ है जिसके आर्टिकल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली गाइस रिसेंटली नेचर साइंस रिसर्चर्स ने 20 लाख लोगों पर 15 साल तक रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद यह बताया कि जो लोग सुबह उठने के बाद लैपटॉप या फिर फोन चलाने की बजाय सिर्फ 20 मिनट ही नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं, फिर वो चाहे किसी गार्डन में चले जाएं या फिर किसी छोटे मोटे फॉरेस्ट में, तो उनका जो ब्रेन होता है वो नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और शार्प हो जाता है। अब इंटरेस्टिंगली ये डिफरेंस आप सिर्फ 30 दिन के अंदर ही देख सकते हैं। मतलब आप 30 दिन अपने फोन या डिजिटल डिवाइसेस से सुबह के टाइम दूर रहिए और नेचर के क्लोज रहिए, तो 30 दिन के बाद आप ये देखेंगे कि आपका दिमाग अपने आप ही शार्प होने लगेगा। और अगर आपने इस चीज को 6 महीने तक ट्राई कर लिया है या फिर ऑलरेडी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये इस बात को डंके की चोट पर कह सकते हैं कि आपका जो ब्रेन है ना वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम कर रहा है। बट एक्चुअली बेसिस पर आज की डेट पे किसी का भी ब्रेन फुल कैपेसिटी पर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम अटक गए, हम स्क्रीन के अंदर अटक गए हैं। तो टेक्निकल बेसिस पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बना सकें, अपने दिमाग को बिल्कुल फुल पावर पर यूज कर सकें, तो सिर्फ 6 महीने तक सुबह 20 मिनट के आसपास नेचर के कनेक्शन में जरूर है। एंड हम सभी को एक ना एक बार ये ट्राई जरूर करना चाहिए। गाइस आपने अपोलो 11 के बारे में बहुत सी चीजें जानी होंगी, बहुत सी रिसर्च आपने पढ़ी भी होंगी, बट क्या आपको पता है कि एक टाइम के बाद जब अपोलो 11 मिशन लॉन्च होने वाला था उससे ठीक पहले जब दूसरे एस्ट्रोनॉट्स आराम कर रहे थे या फिर कुछ वो प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें क्या कैसे करना है आगे जाके, उस टाइम पीरियड के दौरान जो हमारे नील आर्मस्ट्रांग थे वो रात भर जाग कर एक ब्लैंक पेपर पर बार बार साइन किया करते थे। बट क्यों? एक्चुअली गाइस जब नील आर्मस्ट्रांग को अपोलो 11 मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया था तो उनको ये डर सताने लगा था कि अगर बाई चांस इस मिशन में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो आगे जाकर उनकी फैमिली का क्या होगा, जिसके चलते हुए उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लेने की सोची। अब क्योंकि कंपनी को भी ये बखूबी पता था कि इस मिशन में रिस्क जो है वो काफी ज्यादा है, तो उस कंपनी ने इंश्योरेंस के नाम पर $50,000 पर ईयर नील आर्मस्ट्रांग से चार्ज करने की बात करी। बट क्योंकि उस समय नील आर्मस्ट्रांग की सैलरी ही सिर्फ $17,000 पर ईयर होती थी, तो वो इस इंश्योरेंस को लेने के लिए कैपेबल नहीं थे, जिसके चलते वो कई रातों तक लगातार जाग कर लगभग 5,000 पेपर्स के ऊपर अपने साइन को करने लगे, ताकि अगर एटलीस्ट उनका ये मिशन फेल हो जाए और अगर उनको कुछ भी हो जाए उनको, तो उनका जो फ्यूनरल हो तो उनकी फैमिली इस ऑटोग्राफ को बेचकर एटलीस्ट इतने अमाउंट को तो कलेक्ट कर ले कि आगे आने वाले 5 से 10 साल तक उन्हें किसी के भी सामने अपने हाथ को ना फैलाना पड़े। एंड ऑनेस्टली जब ये मिशन पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा तो इस चीज को मार्केट में लाने से पहले ही गायब कर दिया गया, और ये एक ऐसा सीक्रेट है जो आज तक बहुत ही कम लोगों को पता है। बट टेक्निकल बेसिस पर इतने बड़े एस्ट्रोनॉट ने रात भर जागकर अपनी फैमिली के लिए एक पेपर या 5,000 पेपर के ऊपर साइन तक किया था, which is really strange. Guys, एलियंस की मिस्ट्री एक ऐसी मिस्ट्री है जिसके ऊपर से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। मतलब कितनी ही फोटोज आ गई, वीडियोस आ गई, बट ये जो एलियन हैं या नहीं है इस चीज के बारे में कुछ भी हमें ऑथेंटिक तरीके से नहीं पता। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है। एक्चुअली गाइस अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो शख्स दिख रहे हैं उनका नाम है सिमोन हॉलैंड, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर हैं और इन्होंने नासा, बीबीसी और नेजियो के साथ आसानी से बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज को बनाया। एंड रिसेंटली जब इन्होंने मिरर में अपना एक इंटरव्यू दिया तो इन्होंने क्लियरली ये बोला कि कुछ टाइम पहले हमें अर्थ पर भारी दुनिया की टेक्नोलॉजी के सिग्नेचर मिले हैं। सिंपल लैंग्वेज में आज से कुछ समय पहले हमारे रिसर्चर्स को अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मिल चुकी है जो कि हम ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाई गई है। जिसके बाद सिमोन ये बोलते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने के लिए 2 बड़ी स्पेस एजेंसीज आपस में लड़ भी रही हैं, क्योंकि बात पूरी तरीके से क्लियर है कि जो भी स्पेस एजेंसी पहले एलियंस के होने के जो सबूत हैं उसको पुख्ता तरीके से दुनिया के सामने रखेगा उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज
हो जाएगा। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए सिमोन खुद इस बात को बोलते हैं कि आगे आने वाले अब कुछ ही समय में हमारे सामने एक ऐसा सीक्रेट भी खुलने वाला है जिसके लिए शायद ह्यूमंस तैयार ही ना हो। गाइस, पिछली वीडियो में हमारे एक भाई ने मुझसे ये पूछा था कि आखिर अभी इंडिया में इस तरीके के लॉन्ग नोज ट्रक आना अचानक से ही बंद क्यों हो गए हैं। तो चलिए आज इसकी सीक्रेट के ऊपर से पर्दा भी हटा ही देते हैं। एक्चुअली गाइस, बात अगर यूएसए, कनाडा और बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वहां पर हमें आज भी कुछ इस तरीके के लॉन्ग नोज ट्रक देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया में 99% केसेस में आज की डेट में हमें कुछ इस तरीके से आगे से फ्लैट हुए ट्रक एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हुए नजर आते हैं। तो फिर भाई क्वेश्चन में तो अपने आप में काफी ज्यादा वजन है कि फिर आखिर इंडिया से ऐसे लॉन्ग नोज ट्रक गायब हो ही कैसे गए। एक्चुअली गाइस, इंडिया में सबसे पहली बार साल 1954 में टाटा ग्रुप और मर्सिडीज बेंज की पार्टनरशिप हुई थी। तो उन्होंने कुछ इस तरीके के लॉन्ग नोज ट्रक इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे जिसको कि बहुत से स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज में डंडा ट्रक के नाम से जाना जाता था। एंड ऑनेस्टली इन ट्रक्स का उस समय इंडिया के ऊपर एक तरीके से राज ही हुआ करता था। बट गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब कुछ कंपनीज वालों ने एक बार में ज्यादा से ज्यादा सामान लोड करने के लिए इन ट्रक्स के ऊपर हद से ज्यादा लंबे लंबे सामानों को लाद कर एक सिटी से दूसरी जगह ट्रेवल कराना शुरू कर दिया। अब गाइस, क्योंकि इस केस में ट्रक वालों के ऊपर भी कंपनी का प्रेशर हुआ करता था तो वो भी लगभग 2 ट्रक के बराबर सामानों को एक ही ट्रक के ऊपर लाद कर ट्रेवल करने के लिए मजबूर रहा करते थे। लेकिन गाइस, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा रिस्की हुआ करती थी, प्लस जब इन तरीके के ट्रक सड़कों पर चलते थे तो इनसे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाया करते थे। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए और ट्रक के पीछे सामानों की लेंथ को कम करने के लिए सबसे पहली बार साल 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रक की लेंथ और विड्थ को लेकर एक नए लॉ को पारित किया जिसके अंदर किसी भी ट्रक की जो लेंथ होगी वो 12 मीटर से लेकर 19 मीटर तक के बीच की ही होगी। और इस लेंथ को सिर्फ कार्गो वाले एरिया से ही नहीं बल्कि ट्रक के नोज से एंड के लास्ट तक नापा जाता था। अब गाइस, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी लेंथ ट्रक की जो नोज होती थी उस एरिया में ही कवर हो जाया करती थी, तो ट्रक के अंदर इस लॉ के पारित होने के बाद कोई भी ड्राइवर ज्यादा बड़े स्केल पर सामान को लोड नहीं कर पा रहा था। और यहीं से ही शुरू हुई एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने इंडिया के अंदर पूरे ही ट्रक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल कर ही रख दिया। और इसी के बाद से ही इंडिया में एंट्री ली केबिन ओवर ट्रक्स ने। बेसिकली गाइस, इन तरीके के ट्रक्स में अब जो इंजन आगे नोज में लगाया जाता था उसे ड्राइवर के नीचे शिफ्ट कर दिया गया। अब इससे एक फायदा हुआ और एक बहुत बड़ा नुकसान। पहले बात अगर फायदे की जाए तो इससे क्योंकि ट्रक की ओवरऑल लेंथ काफी ज्यादा कम हो गई तो एक बार फिर से इस केस में कोई भी कंपनी या फिर ट्रक वाला दोबारा से ट्रक में ज्यादा सामान को लोड कर सकता था और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर सकता था। लेकिन वही बात अब अगर एक प्रॉब्लम की जाए तो क्योंकि अब ट्रक का बड़ा सा इंजन ड्राइवर के नीचे शिफ्ट हो चुका था तो इससे ट्रक का जो केबिन था उसके अंदर आवाज, वाइब्रेशन और हीट तीनों ही बढ़ गई। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया का ये दस्तूर है कि गरीब आदमी के कंफर्ट के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। तो इसी चक्कर में जो केबिन ओवर ट्रक्स हैं इनका चलन आज तक रैपिड पेस पर बढ़ ही रहा है। इसके साथ ही गाइस, एक और सबसे बड़ा फायदा जो कि आज के ट्रक ड्राइवर्स को मिल रहा है वो है फ्रंट व्यू मिरर का बड़ा होना। एक्चुअली गाइस, ये जो लॉन्ग नोज वाले ट्रक्स हुआ करते थे क्योंकि इनके इंजन को आगे लगाया जाता था तो जो आगे का देखने वाला शीशा हुआ करता था उसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ये इंजन को नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है तो अब आपको बेहद ही आसानी से ट्रक में बहुत बड़े बड़े शीशे या फिर जिसे कहते हैं फ्रंट व्यू मिरर वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से छोटी मोटी या फिर पतली सड़कों पर जब ट्रक को चलाया जाता है तो क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है तो इन ट्रक्स के एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। सो फाइनली गाइस, अब आप ये जानते हैं कि कैसे सिर्फ एक लॉ के चलते हुए ही इंडिया के अंदर जो ट्रक का पूरे तरीके से जो ट्रेंड है वो एक झटके में ही शिफ्ट हो चुका है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी लॉन्ग नोज ट्रक चलाए जाते हैं क्योंकि वहां पर शायद ड्राइवर्स के कंफर्ट को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इंडिया में अभी प्रायोरिटी माल ज़्यादा से ज़्यादा ढोने की है। इसलिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लॉन्ग जो नोज वाले ट्रक्स हैं उनको आज की डेट में नहीं चलाया जाता। आखिर क्यों? आगे आने वाले समय में ऑलमोस्ट हर एक भारतीय स्मार्टफोन के कैमरे के ऊपर आपको ये अजीब सी डिवाइस देखने को मिलेगी। एक्चुअली गाइस, भले ही रिसेंट टाइम में ये डिवाइस अभी आपको देखने में काफी ज्यादा अजीब सी लग रही हो, लेकिन ये डिवाइस काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती हुई चली जा रही है। एंड इवन सिर्फ मोबाइल के फोन में ही नहीं बल्कि आज की डेट में कुछ ऐसे DSLRs को भी मार्केट के अंदर उतारा गया है जिसमें इसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि आखिर ये डिवाइस है क्या और क्यों इसको फोन के ऊपर लगाकर दिया जाएगा। एक्चुअली गाइस, बात अगर रिसेंट टाइम में फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी की जाए तो ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट अपने सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ चुकी है। मतलब इस सेक्टर में ज्यादा बड़े बड़े इनोवेशन की अब गुंजाइश या पैरामीटर्स नहीं बचे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़े स्केल पर इस टेक्नोलॉजी के पीक पर पहुंच चुके हैं। और ये वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए अगर आप पिछले 4 या 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि स्मार्टफोन के कैमरा की मेगापिक्सल, लेंस साइज और कैमरा की क्वांटिटी या फिर क्वालिटी को बढ़ाने या घटाने के अलावा मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन
स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कुछ ज्यादा खास इस सेक्टर में कर नहीं पा रही। लेकिन वही बात अगर इस डिवाइस की जाए तो ये डिवाइस प्रेजेंट डेट की हमारी कैमरा टेक्नोलॉजी को फ्यूचर से कनेक्ट करने का काम करेगी। एक्चुअली गाइस ये एक एआई बेस्ड सिचुएशन टू इमेज डिवाइस है। अब ये चीज इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि मुझे ही बहुत मुश्किल से आई थी। एक्चुअली गाइस रिसेंट टाइम में आपने भी ये देखा होगा कि ऑनलाइन बहुत से ऐसे टूल मौजूद हैं जिसको कि टेक्स्ट टू एआई इमेज कहा जाता है। मतलब आपको जिस भी तरीके की इमेज को बनाना है आप उसका बस एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप कर लीजिए और एआई रियलिस्टिक वे में उस तरीके की इमेज को आपको बना कर दे देगा। अब गाइस जैसे टेक्स्ट टू इमेज मॉडल होता है ठीक उसी तरीके से ये सिचुएशन टू इमेज मॉडल है। यानी कि जैसे ही आपके फोन का कैमरा किसी भी फोटो को क्लिक करता है ये डिवाइस सबसे पहले उस फोटो को एनालाइज करेगी, देन उसके बाद उस फोटो को अल्ट्रा क्लियर बनाने के साथ साथ बेहद ही खास एक फ्यूचरिस्टिक लुक भी दे देगी। ये लगभग ठीक वैसा ही इफेक्ट होगा जो कि आज की डेट में हमें टेक्स्ट टू इमेज मॉडल के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जो एआई बेस्ड इमेजेस होती हैं अगर उनको हाई रेजोल्यूशन पर जाकर क्रिएट किया जाए तो वो फोटो रियलिस्टिक फोटो से भी ज्यादा क्लियर और अच्छी दिखने लगती हैं। सेम यही काम एक स्मार्टफोन के अंदर अब ये डिवाइस भी करेगी। तो अब यहाँ पर दो क्वेश्चन सबसे बड़े खड़े होते हैं। पहला, आखिर इस डिवाइस की जरूरत ही क्या है, और सेकंड, अगर इस डिवाइस को दिया भी जा रहा है तो इससे हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस अगर बात पहले आंसर की करूं तो इस डिवाइस के आने के बाद कुछ ही समय में आपकी स्मार्टफोन की कीमत कम हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रिसेंट टाइम में स्मार्टफोन के अंदर फोटोग्राफी का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है, जिसके चलते हुए फोटोग्राफ को क्लिक करने या फिर उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें हैवी फिजिकल इक्विपमेंट डालने के साथ साथ महंगे कैमरा लेंसेज को भी फोन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन वहीं जैसे ही इस डिवाइस को फोन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा हमें ज्यादा बड़े और हैवी कैमरा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ एक मीडियम साइज कैमरा लेंस और कैमरा की जरूरत होगी, क्योंकि बाकी का काम ये डिवाइस करेगी और ये उस फोटो को इतना रियलिस्टिक बना देगी जो कि आज की डेट में हम 108 मेगापिक्सल या फिर जो बड़े सिनेमा में कैमरास लगाए जाते हैं वो भी उस हद तक नहीं बना पा रहे। अब जैसे ही वो हैवी इक्विपमेंट्स या फिर कैमरास फोन के अंदर से हटाए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है आपके फोन की जो कॉस्ट होगी वो अपने आप में काफी ज्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि ये जो डिवाइस होती है ये फिजिकल टर्म से ज्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती है और सॉफ्टवेयर को अगर आपने एक बार बना लिया तो उसको अपडेट करने में इतना खर्चा नहीं आता। तो गाइज अब अगर बात दूसरे कारण की करूं तो ये डिवाइस आपको ऐसे ऑप्शंस दे देगी जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते। जैसे कि फोटो को क्लिक करने के बाद अपने कलर को चेंज कर देना, अपने कपड़े के कलर को चेंज कर देना, बैकग्राउंड चेंज कर देना, हेयर स्टाइल चेंज कर देना, या फिर आपकी वीडियोस में एक अलग ही वीएफएक्स या फिर फ्यूचरिस्टिक जो है इफेक्ट को ऐड कर देना। एंड ऑनेस्टली ये चीज ऐसी भी काम करेगी क्योंकि अभी हम टेक्निकल बेसिस पर जितना सोच नहीं सकते हैं आगे जाकर ये चीज इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी और वो सारी चीजें ये हमें हमारी फोटोग्राफी के अंदर डाल कर देगी। अब इंटरेस्टिंगली इसी का एक छोटा मॉडल वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत से एक्सपर्ट्स के हाथ में डीएसएलआर के रूप में भी दिया गया है एंड ऑनेस्टली वहां पर ये काफी ज्यादा जिसे कहते हैं ना इंप्रेसिव काम कर रहा है। तो अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाले कुछ ही समय में जैसे ही इस सॉफ्टवेयर में ज्यादा डेटा आ जाएंगे, प्रोसेस करने के लिए केपेबल हो जाएगा, तो इस चीज को स्मार्टफोन के अंदर भी कनेक्ट जरूर किया जाएगा। और जब ऐसा होगा तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के जितने भी फोन होंगे उसमें कुछ इस तरीके की अजीब सी डिवाइस आपको देखने को जरूर मिलेगी। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चैनल मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।